नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो आज हम करने वाले हैं आर्थिक विकास का पार्ट 3 उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इस पार्ट के जितने भी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हैं वह मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के चैप्टर्स के MCQ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो पहला प्रश्न है इसमें, भारत में आर्थिक नीतियों की शुरुआत कब की गई थी। यानी कि इसमें हमसे ईयर पूछा गया है जब भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग जो है शुरू हुई थी, 1982, 1978, 1991। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। हम प्रश्न के बाद में थोड़ा पॉज रखेंगे ताकि आपको उत्तर देने के लिए थोड़ा टाइम मिले। तो देखिए, भारत में आर्थिक नीतियों की शुरुआत जो है 1991 में हुई थी। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया था। जब भारत 1947 में आज़ाद हो गया तो उसके बाद भारत ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया। सामाजिक अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्र होने के पश्चात जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश का मिश्रण है। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किस किस का मिश्रण है। समाजवाद तथा प्रकृतिवाद का, पूंजीवाद तथा सामाजिक अर्थव्यवस्था का, पूंजीवादी तथा बाजार अर्थव्यवस्था का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है वो हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण होती है। तो ऑप्शन बी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, 1991 की आर्थिक नीतियों को अपनाए जाने का प्रमुख कारण था। 1991 की जो आर्थिक नीतियाँ अपनाई गई वो क्यों अपनाई गई। विदेशी मुद्रा रिजर्व में कमी, विदेशी उधारों का बढ़ जाना, कीमतों में वृद्धि। तो देखिए, उस टाइम विदेशी मुद्रा के रिजर्व में कमी भी आ गई थी, विदेशी उधार जो है हम पे बढ़ गए थे और कीमतों में वृद्धि हो गई थी। तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, प्रशासन चलाने तथा सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सरकार की आय का स्रोत है। देखिए, सरकार जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है और जितनी भी नीतियां बनाई जाती है तो उसके लिए सरकार को आय कहाँ से मिलती है। विदेशी उधार तथा आय से, कर और सार्वजनिक उद्यम से या फिर विदेशी विनिमय से आय। तो देखिए, सरकार की जितनी भी सरकारी नीतियाँ होती हैं उनको क्रियान्वयन करने के लिए और प्रशासन चलाने के लिए जो आय होती है वो कर और सार्वजनिक उद्यम से प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब सरकार के व्यय उसकी आय से अधिक हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकार घाटे को कैसे पूरा करती है। तो देखिए, ये कौन सी स्थिति है। यह ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार के व्यय उसकी आय से अधिक है। ठीक है, तो इसी को क्या क्या कहा जाता है, घाटे का बजट कहा जाता है। तो इसको कैसे पूरा करती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार, जनता से उधार, रिजर्व बैंक से उधार, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ऐसे घाटों को पूरा करने के लिए जो हमारी सरकार है वो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से भी उधार लेती है, जनता से भी उधार लेती है, रिजर्व बैंकों से भी उधार लेती है। तो हमारा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक किसका अन्य नाम है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक किसका अन्य नाम है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम IBRD भी इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये किसका अन्य नाम है। तो ये हमारा ऑप्शन ए विश्व बैंक का अन्य नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। इंग्लिश में देखें तो हम IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। अभी हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को विश्व बैंक कहा जाता है। पूछा गया है कि विश्व बैंक की स्थापना हमारी कब हुई थी। तो देखिए, यहाँ में ऑप्शन दिए गए 1944, 1948, 1945, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है हमारा 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, 1945 से इसने कार्य करना शुरू किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 है हमारा, नई आर्थिक नीतियों को किसकी उपज माना जाता है। जो नई आर्थिक नीति आई 1991 में, उसके क्या कारण थे। विश्व बैंक की शर्तें थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें थी या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नई आर्थिक नीति आई थी, विश्व बैंक ने ऐसी शर्तें रखी थी
ठीक है, जिसके तहत उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जो है भारत को करना पड़ा था। तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है हमारा, डी नई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य था। क्या उसका उद्देश्य था? स्पर्धापूर्ण वातावरण की रचना करना, बैंक प्रणाली का विकास, उद्योगों का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो नई आर्थिक नीतियाँ थी उनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य क्या था? उनका मुख्य उद्देश्य था स्पर्धापूर्ण वातावरण की रचना करना। इसीलिए क्या किया गया था? ग्लोबलाइजेशन किया गया था। यदि उद्योगों का विकास और ए और सी दोनों ऑप्शन भी दिए होते तो ये भी हमारा सही होता। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नई आर्थिक नीति का उद्देश्य नहीं था? नहीं पूछा है यहाँ पे। तो नहीं, देखिए, फर्मों के परिवेश को सरल बनाना, प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण का निर्माण करना, रिजर्व बैंक की प्रणाली में सुधार करना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा इनमें से नहीं था? तो देखिए, फर्मों के परिवेश को सरल बनाना, ये भी सही है। प्रतिस्पर्धापूर्ण वातावरण का निर्माण करना, ये भी सही है। रिजर्व बैंक की प्रणाली में सुधार, ऐसा कोई आर्थिक नीतियों का उद्देश्य नहीं था, क्योंकि सी नहीं है, इसलिए सी हमारा आंसर है। प्रश्न नंबर 12 है हमारा, स्थायित्वकारी उपाय डैश होते हैं? अल्पकालिक, दीर्घकालिक, मध्यमकालीन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, स्थायित्वकारी उपाय जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, स्थायित्वकारी उपायों का उद्देश्य है मुद्रास्फीति का नियंत्रण, भुगतान संतुलन की त्रुटियों को दूर करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो स्थायित्वकारी उपायों का उद्देश्य मुद्रास्फीति का नियंत्रण है, भुगतान संतुलन की त्रुटियों को दूर करना भी है। तो सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संरचनात्मक सुधारों को डैश उपायों में शामिल किया जाता है? तो देखिए, संरचनात्मक उपाय जो है हमारे, उन्हें दीर्घकालीन उपायों में शामिल किया जाता है। ये किस प्रकार के उपाय होते हैं? दीर्घकालीन उपाय ये हमारे होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संरचनात्मक सुधारों में डैश को शामिल किया जाता है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, संरचनात्मक सुधारों में उदारीकरण को भी शामिल करते हैं, निजीकरण को भी शामिल करते हैं और वैश्वीकरण को भी शामिल करते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है हमारा, अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों से अर्थव्यवस्था को मुक्त करना क्या कहलाता है? देखिए, अर्थव्यवस्था पर सरकार द्वारा बहुत सारे प्रतिबंध लगाए जाते हैं, जिससे कि एक तो स्थानीय जो हमारे उद्योग हैं उनको संरक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है, और प्रतियोगिता में उनको बने रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो पूछा गया है कि उन्हें क्या कहते हैं? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए, उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण प्रतिबंधों से मुक्त करना है। जब उदारीकरण नहीं होता तो तब क्या होता है? तब व्यवसाय के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली होती है हमारी, कोटा निश्चित किया गया होता है, प्रशुल्क लगाए जाते हैं। लेकिन उदारीकरण के बाद इन सबको हटा लिया जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, उदारीकरण के माध्यम से डैश को बहुत सरल बना दिया गया है? किसको सरल बना दिया गया है? औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली, बैंकिंग लाइसेंस प्रणाली, परिवहन लाइसेंस प्रणाली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब उदारीकरण हुआ तो उदारीकरण से पहले उद्योगों को लाइसेंस लेना पड़ता था, उनका कोटा निश्चित था, प्रशुल्क लगाए हुए थे। लेकिन उदारीकरण के बाद औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रणाली को बहुत ही सरल बना दिया गया, उद्योगों का परिवेश जो है वो सरल हो गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, उदारीकरण की नीति में डैश उद्योगों को छोड़कर सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। तो यहाँ पूछा है कि जब उदारीकरण की नीति बनाई गई तो कितने उद्योगों को उसमें जो है छोड़ा गया था? तो देखिए, 6 उद्योगों को छोड़ा गया था, और ये 6 उद्योग हमारे कौन कौन से थे? रक्षा उपकरण, ठीक है, और इसके अलावा जो हमारे रक्षा से संबंधित उपकरण है ये हमारे छोड़े गए थे, और कुछ सिगरेट वगैरह के जो कारखाने थे उनको छोड़ा गया था। टोटल 6 हमारे इसमें छोड़े गए थे। अगला है हमारा, नई आर्थिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों में किसको रखा गया? ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कुछ उद्योगों को आरक्षित किया गया, तो वो कौन कौन से थे? प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन। तो तीनों ही थे हमारे। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। जो अभी हम 6 उद्योगों की बात कर रहे थे उनमें से 3 उद्योग हमारे ये थे, प्रतिरक्षा उपकरण, परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेलवे परिवहन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, भारत में वित्तीय क्षेत्र का नियमन डैश करता है? सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में वित्तीय क्षेत्र का जो नियमन है, रेगुलाइजेशन है, वो हमारे यहाँ पे कौन मॉनिटर करता है? हमारे यहाँ पर
कौन मॉनिटर करता है? हमारे यहाँ मॉनिटर करता है भारतीय रिजर्व बैंक, तो सी इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21, रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य हैं। क्या क्या कार्य हैं? ब्याज दरों को नियमित करना, SLR निर्धारित करना, CRR निर्धारित करना या फिर उपरोक्त सभी सही है। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए रिजर्व बैंक हमारे यहाँ पर ब्याज दरों को नियमित करता है, SLR निर्धारित करता है, CRR भी रिजर्व बैंक ही निर्धारित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 है हमारा, सरकार की कराधानों और व्यय संबंधी नीतियों को सामूहिक रूप से कहा जाता है। देखिए सरकार जो कर लगाती है और जो व्यय करती है उसकी नीतियों को क्या कहा जाता है? पूंजीगत नीतियाँ, राजकोषीय नीतियाँ, मौद्रिक नीति और इनमें से कोई नहीं। देखिए जो मौद्रिक नीतियाँ हैं, मौद्रिक नीतियाँ पूरी तरह से RBI की होती है। RBI इसमें SLR और CRR को डिसाइड करता है। ठीक है, तो इसका तो संबंध नहीं है। तो सरकार की जो कराधान और व्यय संबंधी नीति है उसको क्या कहा जाता है? राजकोषीय नीति कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 23, कर के दो प्रकार कौन से हैं? राजस्व कर और पूंजीगत कर, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन कर और सीमा शुल्क, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यदि हम मुख्य रूप से देखा जाए तो हमारे कर के दो प्रकार कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसको अन्य व्यक्तियों पर नहीं टाला जा सकता, जिस पर लगाया जाता है उसको पे करना होता है। अप्रत्यक्ष कर हमारा क्या होता है? जिसको दूसरों पर टाला जा सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है हमारा, डैश व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक उद्यमों के लाभ पर लगाए जाते हैं। तो व्यक्तियों की आय और व्यावसायिक फर्मों के लाभ पर कौन से कर लगाए जाते हैं? अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर या फिर प्रशुल्क। तो देखिए जो व्यक्तियों की आय पर लगे, व्यावसायिक उद्यमों पर लगे, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वस्तु और सेवा पर लगाए जाने वाले कर को डैश कहते हैं। वस्तु और सेवा पर जो कर लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, सीमा कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो कर वस्तु और सेवा पर लगाया जाता है उन्हें अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस कहते हैं। और जो व्यक्तियों की आय और उद्यमों से होने वाली आय पर लगाया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है हमारा, 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या में सुधार के लिए रुपए का डैश किया गया था। ठीक है, 1991 की जो नीतियाँ बनाई गई उनमें देखा गया कि भुगतान संतुलन में क्या है? संतुलन नहीं है। तो उसके लिए क्या किया गया? रुपए का अधिमूल्यन, उसके मूल्य को बढ़ाया गया, अवमूल्यन, उसके मूल्य को कम किया गया। तो इसका आंसर बी हमारा सही है कि रुपए के मूल्य को कम किया गया। प्रश्न नंबर 27 है हमारा, विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विदेशी विनिमय निर्धारण को क्या कहा जाता है? लचीली विनिमय दर प्रणाली, स्थिर विनिमय दर प्रणाली, परिबंधित विनिमय दर प्रणाली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए स्थिर विनिमय दर प्रणाली पूरी तरह से सरकार द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण हमारा लचीली विनिमय दर प्रणाली कहा जाता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी एक महारत्न कंपनी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, MTNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, BSNL, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए महारत्न कंपनी हमारी कौन सी है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल, इसको शॉर्ट में सेल कहा जाता है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। प्रश्न नंबर 29, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का स्वामित्व या प्रबंधन का सरकार द्वारा त्याग कहलाता है। यानी सरकार उसका प्रबंध कर रही थी, स्वामित्व था, लेकिन अब सरकार ने त्याग कर दिया, उसको क्या कहा जाता है? निजीकरण, उदारीकरण या फिर वैश्वीकरण। तो इसको क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को कहा जाता है। इसमें क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं उनके शेयर्स जो है लोगों को बेच दिए जाते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है विनिवेश। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट इसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 31 है, टाटा स्टील कंपनी की स्थापना, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, शॉर्ट में इसको कहा जाता है टिस्को। तो टाटा स्टील कंपनी की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण डैश कहलाता है। हमने क्या करा कि अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल दिया, सभी देश हमारे यहाँ पर आकर के व्यापार आसानी से कर सकते हैं, हमने अपने रूल्स को जो है ईजी कर दिया। तो इसको क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है वैश्वीकरण। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है, वैश्वीकरण का उद्देश्य है विश्व को परस्पर निर्भर बनाना, विश्व को अधिक एकीकृत करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वैश्वीकरण का उद्देश्य विश्व को परस्पर निर्भर बनाना है कि एक दूसरे से हम व्यापार करें, एक दूसरे पर निर्भर रहे, विश्व को अधिक एकीकृत करना, मतलब एक साथ उनको एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आना। तो सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
34 है हमारा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना डैश में की गई थी। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी? 1995। एग्जैक्ट की गई थी इसकी 1 जनवरी 1995 को विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 35 है, गैट को परिवर्तित कर डैश की स्थापना की गई थी। गैट देखिए पहले था गैट, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो इसको परिवर्तित किया गया और किसकी स्थापना की गई? स्थापना की गई थी विश्व व्यापार संगठन की, जिसको कहा जाता है WTO। अभी हमने पढ़ा कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। प्रश्न नंबर 36 है, विश्व व्यापार संगठन का ध्येय, उद्देश्य क्या है इसका? सेवाओं का सर्जन, व्यापार को प्रोत्साहन, व्यापार पर्यावरण का संरक्षण और उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सेवाओं का सर्जन करता है, व्यापार को प्रोत्साहन देना है और पर्यावरण संरक्षण है, तो ऑप्शन डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है हमारा कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सकल उत्पाद की संवर्धी दर का लक्ष्य क्या रखा गया था? ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना जो है वो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, उसके बाद में कोई भी पंचवर्षीय योजना हमारे देश में नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? 9.5% इसमें संवर्धी दर को रखा गया था। अगला प्रश्न है हमारा, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों का प्रभाव डैश के रूप में आता है। देखिए देश में जो उदारीकरण और निजीकरण होता है तो उसका प्रभाव किस रूप में आता है? अर्थव्यवस्था का खुलापन, विकास और वैश्वीकरण। तो उदारीकरण और निजीकरण का प्रभाव वैश्वीकरण के रूप में हमारे सामने आता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 39 है हमारा, रुपए के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं? रुपए के मूल्य का बढ़ जाना, रुपए के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होना, रुपए के मूल्य का कम हो जाना, इनमें से कोई नहीं। अभी मैंने आपको बताया था कि 1991 में भुगतान संतुलन की जो समस्या थी, ठीक है, उसको सुधारने के लिए क्या किया गया था? रुपए का मूल्य जो है कम किया गया था, तो उसको क्या कहा जाता था? अवमूल्यन कहा जाता था। तो अवमूल्यन का क्या अर्थ है? रुपए के मूल्य का कम हो जाना। ऑप्शन सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, रुपए के मूल्य का कम हो जाना। प्रश्न नंबर 40 देखिए, प्रश्न नंबर 40 इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को डैश क्षेत्र भी कहा जाता है, उद्योग क्षेत्र, खनन क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तीसरे क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। देखिए जो पंचवर्षीय योजना थी, पंचवर्षीय योजनाएं जो है हमारे यहाँ पर 12वीं पंचवर्षीय योजना अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 2017 में वह खत्म हो गई थी। इसके बाद नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो इस वीडियो में मैंने उदारीकरण निजीकरण पार्ट के सभी महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न लिए हैं। यदि आपको ये हमारे प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे के चैप्टर्स की MCQ वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।